आगे हम शुरू करते हैं क्लास। अध्याय 3 परमाणु संरचना हम ले रहे थे। अब बच्चों एक बात आई कि पदार्थ की मात्रा को हम कैसे व्यक्त करें, तो इसके लिए एक इकाई प्रस्तुत की गई बच्चों, जिसे हमने मोल जाना। क्या कहा? मोल। तो मोल क्या था बच्चों? पदार्थ की मात्रा को व्यक्त करने की एक इकाई। मोल के बारे में लिखें, पदार्थ की मात्रा को व्यक्त करने के लिए मोल इकाई प्रस्तावित की गई। अब बच्चों ये जो था मोल, इसका द्रव्यमान क्या होगा, इसके लिए भी एक बात बताई गई और उसे कहा गया मोल धारणा। मोल धारणा क्या है? मोल धारणा के अनुसार किसी पदार्थ के एक मोल का द्रव्यमान कितना होगा? जितना उसके ग्राम परमाणु भार या ग्राम अणुभार। ये जरा भारी भारी से टर्म लग रहे होंगे आपको, भारी भारी से शब्द, अभी इनकी भी हम बात करते हैं। तो हम पहले मोल धारणा ले रहे हैं बच्चों। मोल धारणा क्या है? मोल धारणा के अनुसार किसी भी पदार्थ कोई सा भी हो, उसके एक मोल का द्रव्यमान यदि कोई हमसे बताने के लिए कहे, तो हमें क्या पता होना चाहिए? उसका ग्राम परमाणु भार या ग्राम अणु भार, क्योंकि एक मोल का द्रव्यमान उसके बराबर ही होगा। तो बात हम पूरी करें, किसी पदार्थ के एक मोल का द्रव्यमान उसके ग्राम परमाणु भार या ग्राम अणु भार के बराबर होता है। इससे पहले वाली क्लास में बच्चों हम क्या बात कर चुके थे? परमाणु भार की बात हम कर चुके थे। अब थोड़ा सा यदि हम ये कोशिश कर लें यहाँ पर कि अणुभार कैसे निकाला जाता है, तो ये एक एक्स्ट्रा बात है जो आपकी किताब में आपको प्रदर्शित नहीं की गई है, लेकिन हमें पता होनी चाहिए। तो थोड़ा सा हम कुछ एक दो यौगिकों के अणुभार निकालना आपको बता देते हैं। जैसे H2O बच्चों, ये एक अणु है। यदि हमें इसका अणुभार यानी पूरे अणु का भार निकालना होगा, तो हम क्या करते हैं? हम इसमें देख लेते हैं बच्चों, हाइड्रोजन जो है, H क्या है? हाइड्रोजन। हाइड्रोजन के नीचे इसके परमाणुओं की संख्या लिखी रहती है। कितनी लिखी है? 2। तो हम यह लिखेंगे बच्चों 2 और 2 का गुणा कर देते हैं हम इसके परमाणु भार से। तो हमें ये ध्यान होने चाहिए, हाइड्रोजन का परमाणु भार कितना होता है बच्चों? 1। फिर से सुन ले, H2O का यदि हमें अणुभार निकालने के लिए कहा जाएगा, तो हम पहले देखेंगे सबसे पहला तत्व कौन सा है इसमें? हाइड्रोजन। हाइड्रोजन के नीचे संख्या लिखी है 2, तो हम लिख लेंगे यहाँ 2 और 2 का गुणा किया जाएगा जो हाइड्रोजन का परमाणु भार होता है उससे। तो 2 गुणा 1। अब बच्चों इसमें ऑक्सीजन ने कुछ बिगाड़ा नहीं है, तो हम इसका भी क्या करेंगे? जोड़ेंगे इसके अंदर भार। तो हम लगा देंगे प्लस का चिन्ह। ऑक्सीजन के नीचे जब बच्चों कुछ भी नहीं लिखा है संख्या, इसका मतलब हमें ये समझ लेना है कि इसकी संख्या कितनी है? 1। ब्रैकेट शुरू करेंगे और हम यहाँ पे ऑक्सीजन के परमाणु, O क्या है? ऑक्सीजन। ऑक्सीजन के परमाणु की संख्या लिख देंगे हम 1 और इसका गुणा कर देंगे बच्चों हम जो इस ऑक्सीजन का परमाणु भार होता है उससे। ऑक्सीजन का परमाणु भार होता है बच्चों 16। आज के बाद जब हम अगली क्लास लेंगे बच्चों, तो आपको कुछ
परमाणु क्रमांक 1 से 20 तक के तत्वों के हम आपको परमाणु भार भी बताएंगे, तो उससे आपको सुविधा हो जाएगी इनको समझने में। तो यहां आप याद कर ले, हाइड्रोजन का परमाणु भार है 1 और ऑक्सीजन का परमाणु भार है 16। अब बच्चों ब्रैकेट वाली संख्या को हल कर लीजिए। 2 एकम 2 प्लस का चिन्ह 16 एकम 16, कितना आ गया आपके पास? 16 और 2 18। तो यहां देखिए इस प्रकार H2O का अणुभार हो गया बच्चों 18। तो जितने भी अणु होंगे उसका हम अणुभार लेंगे, और यदि कोई परमाणु होगा बच्चों तो हम उसके परमाणु भार को ले लेंगे। तो यहां जो हम बात समझना चाह रहे थे कि मोल धारणा के अनुसार किसी पदार्थ के 1 मोल का द्रव्यमान, अब यदि मान लीजिए वो पदार्थ ही कौन सा है? जल है। कौन सा है? जल है। तो हमसे क्या पूछा जाएगा कि 1 मोल जल का द्रव्यमान बताओ। तो हम क्या कहेंगे? 1 मोल जल का द्रव्यमान कितना होगा? अब चूंकि हमें पता है जल क्या है बच्चों? एक अणु है, क्योंकि ये परमाणुओं के समूह से है। तो 1 मोल जल का द्रव्यमान किसके बराबर हो जाएगा? जितना इसका अणुभार है वो। तो अपन ने क्या निकाला यहां अभी? 18। अब अणुभार के आगे एक शब्द जुड़ा हुआ है बच्चों, ग्राम। तो हम यदि अणुभार के आगे, अणुभार की जो राशि है, जो उसका मान है, उसके आगे यदि हम ग्राम लगा देते हैं तो वो क्या बन जाएगा? ग्राम अणुभार। तो अब आपको समझ में आया ये भारी सा शब्द क्या है? अणुभार, यानी अणु का भार निकाल लेंगे और उसको हम ग्रामों में व्यक्त जब कर देंगे तो वो बन जाएगा ग्राम अणुभार। तो कहने का मतलब यह है कि 1 मोल जल का द्रव्यमान जब हमसे पूछा जाएगा तो हम आसानी से बता सकते हैं कि इसका द्रव्यमान हो जाएगा 18 ग्राम। इसी प्रकार दूसरा उदाहरण ले, 1 मोल अमोनिया, 1 मोल अमोनिया का द्रव्यमान यदि पूछा जाए, अलग से आप अमोनिया का भी निकाल सकते हैं बच्चों। अमोनिया का सूत्र पता होना चाहिए आपको, NH3। अब जिस तरीके से आपको H2O का निकालना सिखाया है उसी तरीके से हम अमोनिया का भी निकाल सकते हैं। कैसे? N क्या है? नाइट्रोजन। नाइट्रोजन के नीचे कुछ भी नहीं लिखा बच्चों, इसका मतलब इसकी संख्या है 1, और नाइट्रोजन का परमाणु भार होता है 14, ब्रैकेट बंद, प्लस नाइट्रोजन के बाद दूसरा तत्व है हाइड्रोजन, जिसकी संख्या दे रखी है 3, ब्रैकेट शुरू 3, और हाइड्रोजन का भी अभी हमने बताया था परमाणु भार कितना होता है? 1। तो 3 गुणा 1। अब यहां 14 एकम 14 प्लस 3 एकम 3, 14 और 3 हो गए बच्चों 17। तो इसलिए यदि अब आपसे 1 मोल अमोनिया का द्रव्यमान से तात्पर्य है बच्चों हमारा, यदि हमसे उसके परमाणु पूछे जाएं, उसके अणु पूछे जाएं, या उसमें आयन कितने उपस्थित हैं ये पूछे जाएं, तो 1 मोल में उपस्थित कणों की संख्या निश्चित होती है। और इसे आवोगाड्रो संख्या कहते हैं। आवोगाड्रो संख्या कहते हैं। अब कितनी होती है बच्चों? निश्चित तो होती है, ये तो हमने बता दिया। इस आवोगाड्रो संख्या को बच्चों प्रतीक के रूप में n बड़ा और इसके नीचे a, इससे प्रदर्शित करते हैं। NA से दर्शाते हैं। अब बात आई मान कितना होता है? आवोगाड्रो संख्या का मान बच्चों याद रखने की बात है 6.022 इंटू 10 की पावर 23। इसका मान कितना होता है? 6.022 इंटू 10 की पावर 23। यदि हमसे ये कहा जाए कि 1 मोल जल में उसके अणुओं की संख्या कितनी है, क्या पूछा जाए हमसे? 1 मोल जल में उसके
अणुओं की संख्या बताइए। तो चूंकि हमें उससे कोई लेना देना नहीं है बच्चों की पदार्थ कौन सा है, हमें किससे मतलब होना चाहिए, उसकी मात्रा क्या 1 मोल है, और यदि मात्रा 1 मोल है तो हम आंख बंद करके बच्चों ये बता सकते हैं कि उसमें अणु कितने होंगे, आवोगार्दो संख्या के बराबर। तो 1 मोल जल में उसके अणुओं की संख्या बताइए, क्या बता देंगे आप, 6.022 इंटू 10 की घात 23। समझ में आ गई। यदि ये 1 मोल कार्बन डाइऑक्साइड होती, यदि ये 1 मोल अमोनिया होती तो भी उससे कोई भी फर्क नहीं पड़ता बच्चों, क्योंकि मात्रा कितनी है 1 मोल है। तो हमें अणुओं की संख्या पूछी जाएगी तो हम आवोगार्दो संख्या लिख देंगे। बात समझ में आई। 1 मोल पदार्थ होना चाहिए तो उसमें अणुओं की संख्या, यदि कोई परमाणु है तो परमाणुओं की संख्या, और यदि कोई आयन है तो आयन की संख्या इतनी ही